आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उर्मिला जंड केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से। यहीं साउथ कोलकाता में बैलीगंज करके एक इलाका है। इसी इलाके में एक सब लोकेलिटी पड़ता है गरचा। तो गरचा के फर्स्ट लेन के घर में एक मेड काम करती थी। नाम था लतिका। वैसे ये 2 मंजिला मकान था। ग्राउंड फ्लोर पर जंड फैमिली रहती थी और किराए पर जहां पर लतिका रोज काम करने के लिए आती थी। और फर्स्ट फ्लोर पर इस घर के मकान मालिक अपने परिवार के साथ रहते थे। अब दिन आता है 12 दिसंबर 2019 का। सुबह में 10 बजे के आसपास लतिका काम करने के लिए गरचा के इस घर में आती है। आमतौर पर जब भी ये आती थी तो दरवाजा अंदर से बंद रहता था। कोई ना कोई फैमिली मेंबर दरवाजा खोलता। वैसे इस करंट टाइम में घर पर बस 65 साल की एक बुजुर्ग महिला ही मौजूद थी। नाम था उर्मिला जंड। उर्मिला के पति थे चूहुर सिंह। इनकी 2011 में ही मृत्यु हो गई थी। वैसे इनका नेटिव घर पंजाब के संगरूर में था। उर्मिला के 3 बेटे थे। तीनों की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़ा बेटा था मनदीप। मनदीप की भी 2014 में किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी थी 37-38 साल की डिंपल और 2 बेटियां, कणिका और गुंजन। गुंजन थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। बड़े बेटे की पत्नी और दोनों बेटियां गरचा में नहीं रहती थीं, बल्कि ये थोड़ी ही दूर रिची रोड के पास 40-1-1 खजरा रोड पर स्थित अपार्टमेंट में रहती थीं। यहां पर इनका खुद का फ्लैट था। ये जगह बैलीगंज पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है। सेकंड नंबर का बेटा था दीपक। ये अपनी पत्नी और 3 बच्चों, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा था, ये सिलीगुड़ी में रहते थे। उर्मिला के सबसे छोटे बेटे थे बलराज। इनके साथ ही उर्मिला गरचा वाले किराए के फ्लैट में रहती थी। घर पर बलराज की पत्नी रितु और 2 बेटियां थीं, एलिना और हेवेन। तो ये था पूरा परिवार। सभी बेटे और उनकी उनकी फैमिली अलग अलग रहते थे, लेकिन सब में अच्छे संबंध थे। 9-10 दिसंबर तक बेटे बलराज अपने किसी कलीग की शादी में कूच बिहार गए हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और दोनों बच्चे पंजाब गए थे। पत्नी के भाई का कोई रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनको ही देखने के लिए बहन गई हुई थी। छोटे बेटे और उसके परिवार के जाने के बाद सास उर्मिला के खाने पीने की जिम्मेदारी बड़ी बहू डिंपल ने उठा ली। यही दोपहर और शाम में खाना भिजवाती थी, जब तक कि बलराज और उनका परिवार आ ना जाए। वैसे ये लोग 13 दिसंबर तक आ जाते। तो जब मेड लतिका 12 दिसंबर 2019 की सुबह 10 बजे गरचा में बलराज के घर पर आई, तो देखा कि घर का मेन दरवाजा बस भिड़काया हुआ है। उस दौरान घर पर बुजुर्ग महिला उर्मिला के अलावा और कोई भी नहीं था। लतिका उर्मिला को आवाज देते हुए घर में प्रवेश करती है। जैसे ही ये अंदर आईं तो देखा कि हर तरफ सब कुछ बिखरा पड़ा है। सामान इधर उधर है। वहां फर्श पर लाल लाल पैरों के निशान भी थे। ये निशान एक कमरे की तरफ से निकलकर मेन दरवाजे से बाहर की ओर जा रहे थे। लतिका फौरन भागकर उस कमरे की ओर गई। ये घर के स्टर्न साइड का बेडरूम था। जैसे ही उस कमरे में गईं, इनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस रूम में खाट पर उर्मिला पेट के बल पड़ी हुई थी। उनका सर धड़ से अलग उसी खाट पर कुछ दूर पड़ा हुआ था। पूरे शरीर से खून निकल चुका था और जमीन पर, दीवारों पर हर जगह खून फैले हुए थे। यही नहीं, उर्मिला के अंदरूनी अंग, किडनी, फेफड़े, आंतें, ये सब कुछ बाहर झांक रहे थे। ऐसे भयानक दृश्य को देखकर लतिका चीखते चिल्लाते हुए बाहर आई। आवाज सुनकर ऊपर से मकान मालिक और आस पड़ोस के लोग तुरंत लतिका के पास आए। उससे पूछा कि हुआ क्या। ये कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उर्मिला के कमरे की तरफ इशारे कर रही थी। जब मकान मालिक और पड़ोस के कुछ लोग उस रूम में देखने के लिए गए तो उनका भी कलेजा बाहर निकलने वाला था। तुरंत ही पुलिस को कॉल किया जाता है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। मकान मालिक ने उर्मिला की सबसे बड़ी बहू डिंपल को भी कॉल करके बताते हैं। ये उर्मिला के जितने भी रिश्तेदारों को जानते थे, सबको ही सूचना दी। कुछ ही मिनटों में गरियाहाट पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम गरचा के इस घर पर पहुंची। घर के अंदर की स्थिति बहुत ही भयानक थी। पुलिस तक के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुरंत ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी यहां बुलाया जाता है। आखिर यहां पर कैसे राक्षस आए होंगे जिन्होंने इतनी बर्बरता से बुजुर्ग महिला का कत्ल कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया। उनके शरीर पर भी अनगिनत तेजधार हथियार के निशान थे। इतने गहरे जख्म थे कि अंदरूनी अंग भी बाहर झांक रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने मौके से एविडेंस जुटाने शुरू कर दिए। घर की परिस्थिति को देखकर लग रहा था कि यहां पर लूटपाट किया गया है, क्योंकि सारे सामान बिखरे हुए थे। खास तौर से उस कमरे में जिसमें उर्मिला का शव था, उनकी लोहे की अलमारी वगैरह खुली हुई थी। उसमें से कपड़े बाहर जमीन पर पड़े हुए थे।
लगा कि इस अलमारी से कीमती सामान और पैसे चोरी किए गए हैं। मगर उर्मिला का मोबाइल फोन उसी कमरे में सोफे पर पड़ा हुआ था। दूसरे बेडरूम में भी सामान अस्त व्यस्त थे। कुछ कागजात, डॉक्यूमेंट, गहनों के खाली डिब्बे वहां बेड पर पड़े हुए थे। मगर यहाँ की अलमारी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था। शुरू में तो पुलिस को बस यही समझ में आ रहा था कि घर में चोर बदमाश घुसे होंगे। बुजुर्ग महिला का कत्ल करके हाथ में जो भी सामान आया वो लेकर चले गए होंगे। मगर उन लोगों ने इस महिला को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? ये तो बस एक बुजुर्ग महिला थी। इन पर आसानी से काबू पा सकते थे, बिना मारे भी सामान लूट कर जा सकते थे। या अगर कत्ल करना ही था तो एक दो बार चाकू से वार करके कत्ल कर देते। मगर यहां पर तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी, जैसे कि कातिल पिछले जन्म से ही इस महिला का कत्ल करने को बेताब रहा हो। इस तरह से कोई कत्ल नॉर्मल लूटपाट करने वाला या फिर चोरी चकारी करने वाला नहीं कर सकता। जरूर यहां पर कोई बात होगी। पुलिस को यहां पर फाउल प्ले नजर आ रहा था। एविडेंसेस और परिस्थितियों में विरोधाभास दिख रहे थे। थोड़े बहुत कीमती सामान तो घर से चोरी हुए थे, वो भी खास तौर से उर्मिला के कमरे से। लेकिन ज्यादातर कीमती चीजें घर में अभी भी सही सलामत थीं। यही नहीं, उर्मिला ने जो गहने पहन रखे थे वो भी चोरी नहीं हुए थे। इनके दोनों हाथों में सोने के कंगन थे, अंगूठी थी, कानों में बाली थी, सोने की नथनी पहन रखी थी, पैरों में भी गहने थे, चांदी के। दूसरे वाले रूम में फर्स्ट फ्लोर पर एक सोने की अंगूठी भी गिरी हुई मिली थी पुलिस को। ये सारी चीजें लूटपाट से ज्यादा कत्ल की ओर इशारे कर रहे थे। बड़ी बहू डिंपल ने गरियाहाट पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ अपनी सास के कत्ल और लूटपाट का केस दर्ज करवाया। 4 अलग अलग टीम्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती हैं। तेजी से ये मामला सुर्खियां बटोर रहा था। इलाके में दहशत बन चुकी थी। कैसे कोई इतने चहल पहल वाले इलाके में कत्ल करके जा सकता है? पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए। शव की अच्छे से देख परख करने के बाद, फोटो वगैरह लेने के बाद हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पोस्टमार्टम होना था। घर में पुलिस ने यह भी देखा कि यहां पर प्रवेश करने वाले जितने भी दरवाजे और खिड़कियां थीं, कुछ भी डैमेज नहीं था। यानी जो भी घर में आया वो अंदर रहने वाले की मर्जी से आया होगा। यहां पर तो बस एक बुजुर्ग महिला ही थी, यानी उर्मिला ने ही उसको आने दिया होगा। इसका मतलब कि उर्मिला का वो कोई जानने वाला है। अब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत करनी शुरू कर दी। लोगों ने आखिरी बार उर्मिला को कब जिंदा देखा था, कब उनसे बात की थी, सारी चीजें पता की जाती हैं। पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। वहीं पर एक महिला थी, डेवोलिना रे। इन्होंने बताया कि पिछली रात यानी 11 दिसंबर की रात 10:30 बजे के आसपास उर्मिला की सबसे बड़ी पोती कणिका, जो लगभग 17-18 साल की थी, ये अपनी दादी को खाना देने के लिए आई थी। जब से उर्मिला के छोटे बेटे और उनका परिवार बाहर गए थे, तब से ही डिंपल ही अपनी सास को खाना भिजवाती थी और कणिका खाना लेकर आती थी। कल रात 10:30 बजे भी कणिका ही खाना लेकर आई थी। दादी को खाना देने के बाद कणिका पड़ोसी डेवोलिना के घर का दरवाजा खटखटाती है। कणिका ने डेवोलिना से कहा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे बोला कि आप हमारे घर चलो, जब तक कि चाचा जी आ नहीं जाते हमारे साथ रहो। लेकिन दादी चल नहीं रही हैं। मैंने उनको खाना दे दिया है, आप उन पर जरा ध्यान देना। वैसे पड़ोसियों से झंड फैमिली के काफी अच्छे रिश्ते थे। इतनी बातचीत करने के बाद कणिका यहां से चली गई। पड़ोसी के बयान से पुलिस को थोड़ा आइडिया लगा कि उर्मिला 10:30 बजे तक जिंदा थी। उनकी पोती खाना देने के लिए आई थी। लोगों से बातचीत करने के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि छोटे बेटे की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम की वजह से पिछले साल इनका कुछ लोकल लोगों से कहासुनी हो गया था। दुर्गा पूजा के दिन भी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। पुलिस ने सोचा शायद लोकल लोगों ने बेटे से बदला लेने के लिए उसके मां का कत्ल कर दिया होगा। इस एंगल से भी पुलिस छानबीन करती है। जंड फैमिली का बैकग्राउंड भी खंगाला जाता है। उर्मिला के जो दूसरे नंबर के बेटे थे, दीपक, वो करीब 2007 से सिलीगुड़ी में रह रहे थे। वहां पर उन्होंने एक्वा इंडस्ट्रीज के नाम से बिजनेस शुरू किया था, जिसमें मिठाई की दुकान पर जो शोकेस लगे होते हैं, जिसमें मिठाई वगैरह रखते हैं, वो शोकेस कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी। यहां पर रेफ्रिजरेटर भी मैन्युफैक्चर और रिपेयर होते थे। दीपक ने अपने इस बिजनेस को सिलीगुड़ी के साथ साथ गुवाहाटी और कोलकाता में भी एक्सपेंड किया था। इनके जो पिता थे, चुहर सिंह, और बड़े भाई मनदीप, वो भी एक्वा इंडस्ट्रीज के अंडर होटल और रेस्टोरेंट के किचन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते थे, जैसे कि स्टील के रैक वगैरह, खाना बनाने वाली चीजें, आमतौर पर कमर्शियल किचन के सभी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। साथ में इंटीरियर डेकोरेशन का भी बिजनेस था। सबसे छोटे बेटे बलराज भी पिता और बड़े भाई के साथ ही काम करते थे। कुल मिलाकर ये झंड परिवार एक बिजनेस फैमिली थी।
पिता की मौत के बाद उनका बिजनेस सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे संभालते हैं। जब बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई तो दूसरे नंबर के बेटे दीपक और छोटे बेटे बलराज ने सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। यही दोनों भाई फैमिली बिजनेस को संभाल रहे थे। पुलिस को यह भी पता चला कि दीपक और बलराज में भी कुछ बनती नहीं है। इससे कत्ल का शक घर वालों पर भी होने लगा। ये सारी चीजें घटना की सूचना मिलने वाले दिन ही चल रही थीं। पुलिस काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक स्निफर डॉग के जरिए पुलिस को एक सीसीटीवी का भी पता चलता है। उसके फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए गए। इसी बीच जो घर के मकान मालिक थे, जो इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, उन्होंने पुलिस को एक अजीब सी बात बताई। ये कहते हैं कि पिछली रात 12:20 के आसपास इन्होंने उर्मिला की पुकार की आवाज सुनी थी। दरअसल उनके घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा था। उर्मिला ने आवाज दिया, गुड़िया। बाहर से आवाज आया कि हाँ, मैं ही हूं। इसके बाद मकान मालिक और इनके परिवार ने दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज सुनी। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद से सब कुछ शांत रहा। अब ये आखिर गुड़िया कौन है? उर्मिला ने गुड़िया किसको पुकारा? मकान मालिक ने कहा कि उनकी बड़ी पोती कणिका का ही ये निकनेम है। उसकी दादी उसे गुड़िया नाम से ही बुलाती थी। जब उर्मिला ने घर के अंदर से गुड़िया नाम पुकारा था तो बाहर से जो आवाज आई थी वो कणिका की थी। मकान मालिक के साथ साथ इनके परिवार ने भी आवाज सुनी थी। सभी कॉन्फिडेंट थे कि रात में 12:20 पर कणिका ने बाहर से दादी को आंसर दिया था। यह सुनकर पुलिस को भी अजीब लगा। पहले तो कणिका 10:30 बजे दादी को खाना देने के लिए आई, फिर दोबारा ये 12:20 पर क्या करने आई थी? सुबह में जब मेड लतिका घर पर आई और शोर मचाया, उस वक्त उर्मिला घर पर अकेली थी। उनके अलावा घर पर और कोई भी मेंबर मौजूद नहीं था। पुलिस को सीसीटीवी में भी कणिका 12:20 पर गर्चा में दोबारा आते हुए दिखी थी। उधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने मृत्यु का टाइम बताया 12:30 से 1:30 बजे के बीच। इनके शरीर पर किसी तेजधार हथियार के 24-25 जख्मों के निशान थे और ये 4 से 5 इंच तक गहरे थे। उर्मिला के ऊपर विरोध करने के दौरान लगी चोटों के भी निशान मिले, यानी घटना के वक्त इन्होंने विरोध भी किया था। गले पर और पेट पर जब वार हुए तभी उर्मिला की सांसें थमी थीं, दिल की धड़कन रुकी थी। इसके बाद इनके शरीर पर जो भी वार हुए थे वो ना तो एंटीमॉर्टम थे, यानी जीवित रहते वार हुए थे, और ना ही पोस्टमार्टम थे, यानी मृत्यु के बाद वार हुए थे, बल्कि पेरीमॉर्टम थे, यानी दिल की धड़कन तो रुक चुकी थी, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर शरीर के कुछ अंदरूनी अंग काम कर रहे थे। जिस तरह का सलूक इस बुजुर्ग महिला के साथ हुआ, ऐसी हैवानियत और बर्बरता कोई इंसान नहीं कर सकता। शायद शैतान की भी हिम्मत ना हो। मकान मालिक के बयान के बाद पुलिस का शक उर्मिला की बड़ी पोती कणिका पर आ चुका था। आखिर कणिका दोबारा अपनी दादी के घर पर क्या करने गई थी? अब अगले दिन यानी 13 दिसंबर की सुबह सुबह पुलिस की एक टीम रिची रोड के पास उस फ्लैट पर गई, जहां पर कणिका, उसकी बहन गुंजन और मां डिंपल रहती थीं। कणिका और डिंपल से पूछताछ करने के लिए इन्हें गरियाहाट पुलिस स्टेशन लाया गया। कणिका से पूछा जाता है कि तुम दोबारा दादी से मिलने के लिए क्यों गई थी? ये पहले तो मना करती है। पुलिस ने कहा कि हमारे पास मकान मालिक का बयान है, उनके पूरे परिवार ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, सीसीटीवी फुटेज भी है। ये सब सुनकर 17-18 साल की कणिका घबरा जाती है। इसने बताया कि इसकी मां डिंपल ने ही दादी का कत्ल करने को कहा था। अब डिंपल से अलग रूम में बातचीत हुआ, वो भी पहले इनकार करती है, लेकिन आखिर कितनी देर तक ये झूठ बोलेगी? बेटी ने स्वीकार कर लिया था। पुलिस की सख्ती के सामने डिंपल भी टूट जाती है। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि रिची रोड का जो फ्लैट था जहां पर डिंपल रहती थी, वो इसके पति मनदीप और छोटे देवर बलराज ऑन करते थे। मनदीप की मृत्यु के बाद डिंपल ने अपनी सास से कहा कि अब इसका कोई सहारा नहीं बचा है, 2 बेटियों का पालन पोषण करना है, रिची रोड का फ्लैट मुझे दे दीजिए। सास ने कहा कि वो दोनों भाइयों के नाम पर है, इसलिए दोनों को बराबर मिलना चाहिए। जंड फैमिली का जो इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस था उसको पहले मनदीप और बलराज चलाते थे। दोनों का 50-50% मालिकाना हक था। मनदीप के जाने के बाद उसके हिस्से का शेयर डिंपल के पास आ गया। इसने सास से कहा कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करना चाहती हूं, लेकिन सास ने मना कर दिया। कहा कि तुम बहू हो, बाहर काम नहीं कर सकती। सास थोड़े पुराने ख्याल की थी। सास के कहने पर छोटा बेटा बलराज हर महीने अपनी भाभी को 40,000 रुपए भेजता था। पहले था कि दोनों भाई बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करते थे। अब भाई के जाने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट ही भाभी को दिया जाने लगा था। प्रॉफिट चाहे जितना भी हो, मगर भाभी के पास तो इंटीरियर डेकोरेशन का 50% शेयर था,
देखा जाए तो बिजनेस का आधा प्रॉफिट इसको मिलना चाहिए था, मगर यहां पर 40,000 रुपये ही मिल रहे थे। ये पैसे भी डिंपल के लिए कम थे। मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था, बचत नहीं हो पाती थी। अब चूंकि ये बिजनेस में हाथ नहीं बटाती थी, तो 50% प्रॉफिट कैसे मिले? वहीं सास भी बहू को बिजनेस में आने नहीं दे रही थी कि औरतें बाहर काम नहीं करेंगी। इससे सास उर्मिला और बहू डिंपल के बीच तनाव बढ़ने लगा। सास और बहू का एक जॉइंट बैंक अकाउंट भी था। मनदीप के जाने के बाद सास अपनी बहू को उस अकाउंट से पैसे भी नहीं निकालने देती थी। जो पैसे इसे हर महीने मिलते थे, डिंपल ने अपने देवर से बढ़ाने को कहा। बलराज को कन्विंस करना आसान था, मगर वो कहता कि मां से बात करो। मगर मां यानी सास उर्मिला पैसे बढ़ाने से मना कर देती थी। डिंपल ने निराश होकर कहा कि अपने हिस्से का शेयर बेचकर पंजाब जाएगी और वहीं पर रहेगी। सास ने ऐसा करने से भी मना कर दिया। इन्हें अपनी दोनों पोतियों कनक और गुंजन से बहुत प्रेम था। ये उनको कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। वैसे ये अक्सर रिची रोड भी आती थी, खास तौर से अपनी पोती कणिका से मिलने के लिए। सारी चीजों को लेकर डिंपल बहुत परेशान हो चुकी थी। अब इसके मन में अपनी सास के लिए नफरत पैदा होने लगी। एक दिन डिंपल को पता चला कि इसकी बेटी कनिका का एक बॉयफ्रेंड है। नाम था सौरभ पुरी। ये पंजाब के पटियाला जिले के नाभा का रहने वाला था। बेटी अभी नाबालिग थी, मगर इसका बॉयफ्रेंड था। सोशल मीडिया के जरिए सौरभ और कनिका मिले थे। डिंपल सौरभ के साथ मिलकर अपनी सास उर्मिला के कत्ल की साजिश रचना शुरू कर देती है। सौरभ भी 21-22 साल का रहा होगा। महीनों तक काफी प्लानिंग की जाती है। इसी बीच डिंपल को पता चला कि 9-10 दिसंबर तक बलराज और उसका परिवार घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और 13 दिसंबर तक लौटेंगे। यानी घर पर सास उर्मिला अकेली होगी। उसका कत्ल करना आसान होगा। कत्ल से हफ्ते भर पहले डिंपल ने अपनी बेटी कनिका को भी प्लान में शामिल कर लिया। सौरभ पुरी भी डिंपल के घर पर आ जाता है। ये यहीं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ठहरता है। उधर बलराज और उसके परिवार के बाहर जाते ही सास उर्मिला के खाने पीने की जिम्मेदारी बड़ी बहू डिंपल ने ले ली। 11 दिसंबर की रात जब सास को खाना भिजवाया तो डिंपल ने उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी। कनिका 10:30 बजे खाना लेकर जाती है। खाना देकर ये अपने पड़ोस की आंटी डेबोलिना से बात की। सब कुछ प्लान के तहत था ताकि सब नॉर्मल लगे। अब 12:20 पर डिंपल अपनी बेटी कनिका और बेटी के बॉयफ्रेंड सौरभ को लेकर उर्मिला के घर पर गई। डिंपल और सौरभ गाड़ी में ही रहते हैं। कनिका घर पर जाती है, दरवाजा खटखटाती है। दादी ने गुड़िया नाम पुकारकर दरवाजा खोला। दादी को लगा चूंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो पोती देखभाल करने के लिए आई होगी। वैसे वो खाने में नींद की गोलियां बहुत कम मिलाई गई थीं, इसलिए उर्मिला पर ज्यादा असर नहीं हुआ। धीरे धीरे असर कर रहा था। उर्मिला अपनी पोती को घर में बुलाकर रूम में बिस्तर ठीक करने के लिए चली गई। तभी घर में एक बर्तन गिरता है। कनिका ने बर्तन गिराया। ये सौरभ के लिए सिग्नल था कि रास्ता साफ हो चुका है, घर पर आ जाओ। बर्तन गिराकर कनिका ने दरवाजा खोल दिया। दादी अपने रूम में खाट के पास थीं, बिस्तर ठीक कर रही थीं। तभी सौरभ चाकू लेकर घर में प्रवेश करता है। पोती और उसका बॉयफ्रेंड रूम में गए। दादी अपने पोती का नाम पुकारने ही वाली थी। तभी पोती ने तकिए से दादी का चेहरा ढक दिया और दम घोटने लगी। सौरभ ने चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। दादी भी थोड़ा बचने की कोशिश करती हैं, विरोध करती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, सौरभ ने अपनी गर्लफ्रेंड की दादी का ऐसा हाल किया कि कोई हैवान भी नहीं कर सकता। सर को धड़ से अलग कर दिया गया। 24 से 25 वार किए जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद कणिका और सौरभ रूम को तहस नहस करते हैं, सामान बिखेरते हैं। थोड़ी बहुत चीजें इन्होंने चोरी भी की ताकि लूटपाट का केस लगे। डिंपल बाहर ही दोनों का वेट कर रही थी। इसके बाद ये तीनों गाड़ी से निकल जाते हैं। सौरभ को इन्होंने बैलीगंज फड़ी छोड़ दिया। वहां से वो दमदम एयरपोर्ट निकल गया और फिर प्लेन से दिल्ली चला जाता है। फिर दिल्ली से पंजाब अपने घर चला गया। इधर दोनों मां बेटी अपने रिची रोड वाले फ्लैट पर चली गईं। पंजाब पुलिस की मदद से 13 दिसंबर को ही सौरभ को भी पंजाब के नाभा से अरेस्ट करते हैं। ये एक होटल में छिपा हुआ था। कनिका की मदद से ही पुलिस ने सौरभ को पकड़ा था। इसके कमरे से बोर्डिंग पास, फ्लाइट टिकट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 1 लाख रुपए कैश बरामद किए जाते हैं। साथ में कुछ गहने भी थे। डिंपल और कनिका के फ्लैट से सोने के कंगन, सोने की चेन, 70,000 रुपये कैश, कत्ल के दिन पहने हुए कपड़े, सब कुछ बरामद किए जाते हैं। कत्ल में इस्तेमाल किया गया वेपन भी पुलिस ढूंढ लेती है। सीसीटीवी से भी कंफर्म हुआ कि यही कपड़े कनिका ने कत्ल वाले दिन पहने हुए थे।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उर्मिला के मोबाइल टावर लोकेशन और सौरभ पुरी की लोकेशन घटना वाले टाइम पर एक ही पाई गई थी, जो कि सौरभ की मौजूदगी वहां पर साबित कर रही थी। कई सारे लोगों ने भी सौरभ को उर्मिला के घर के पास देखा था। सौरभ पुरी और डिंपल के ऊपर आईपीसी सेक्शन 120 बी, 302, 394, 34 और 201 लगती है। 300 पेज की चार्जशीट 28 फरवरी 2020 को कोर्ट में सबमिट किया गया। घटना के वक्त कणिका 17 साल और 3 महीने की थी, यानी 18 साल की नहीं थी बल्कि नाबालिग थी। इसलिए पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि कणिका के साथ वयस्क की तरह व्यवहार करना चाहिए। जो भी उर्मिला के साथ हुआ था वो सौरभ ने कणिका के सामने ही किया था। इसमें कणिका ने भी मदद की थी। सौरभ की तो बुजुर्ग महिला के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर भी इसने उर्मिला को इतनी बुरी तरह से मारा था। फिलहाल इन सब के ऊपर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।